नमस्ते, ओम साई राम। मेरा नाम है यशस्वी सचिन वानी। वेलकम टू संडे टॉक्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल wishing you a very happy new year. We all have heard a lot about simple living and high thinking, yes, but I have seen this person in my real life with a highly reputed family with no game fame. He is an immense devotee of Sri Sai Baba, and the amazing fact is that his forefathers had met our Sai Baba. So blessed ना। बाबा जिन्हें अपनी माँ मानते थे बाईजमा, उन्हीं के वंशज है हमारे प्रिय नीलेश दादा कोते पाटिल। ओम साई राम। तो चलिए आज की चिट चैट शुरू करते हैं इनके साथ। तो मामा जी, मैंने सुना है कि आप जब शालेय जीवन में आप कुश्ती खेलते थे और फिर आप क्रिकेट खेलते थे और आज एक आप बहुत अच्छे नेता हैं और नेता बनकर आज आप बहुत से अच्छे समाज कार्य कर रहे हैं। तो ये देखकर ही हमें पता चल जाता है कि ये बहुत लंबा सफ़र है। तो इसमें आपके परिवार का बहुत योगदान रहा होगा, तो इसके बारे में हमें बताएं। पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। बाबा के सभी आशीर्वाद, सब कृपा आप सभी भक्तों को या साई भक्तों को मेरे परिवार की तरफ से मैं देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे भारतवर्ष के पहला महिला शिक्षिका जो टीचर थी, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, उनका आज, उनके स्मृति को आज हम विनम्र अभिवादन करेंगे। अभिवादन इसलिए करेंगे कि आप आज जो टॉक शो ले रहे हो, आप ही एक छोटी सी नन्ही सी परी हो, बच्ची हो, तो आपको भी उसी माध्यम से उन्होंने आप एक ट्रैक, एजुकेशन का ट्रैक दिया, क्योंकि पहले महिला वंचित थी एजुकेशन के बारे में। तो सावित्रीबाई फुले जी का इतना महान कार्य है, इसी वजह से आप ये टॉक शो मुझसे ले रहे हो, ऐसे मुझे लगता है। और आपने जो क्वेश्चन अभी किया है, तो मेरा पूरा जो एजुकेशन है वो अहमदनगर में हुआ है। पूरा जो शालेय शिक्षण होगा या कॉलेज सब में अहमदनगर में था। एमकॉम तक मैं पढ़ा हूँ और पुणे भारतीय विद्यापीठ से मैंने डीबीएम किया है। उसी दरमियान जब मैं बाहर था तब नियर अबाउट 10th में था, तब 35 किलो एज में मैं कुश्ती खेलता था। मुझे कुश्ती का बहुत ही लगाव था। तब कुश्ती खेलते खेलते मैं कमर्शियल कुश्ती खेलने लगा मैट पे। देन महाराष्ट्र लेवल तक मैं गया और पुणे में महाराष्ट्र की टीम सिलेक्ट हुई, उसमें भी मैं 35 किलो में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ये है उसका सर्टिफिकेट जो इनकी कुश्ती का प्रूफ है। ये उन्हें महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने दिया था सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है, इसमें बाबा यहाँ महाराष्ट्र शासन की मोहर लगाई हुई है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र शासन का है। और इसे बलबूते पे मैं जब कुश्ती खेलता था, तो कुश्ती के बाद जो फाइनल में मैं हार गया, और हारने के बाद वो हार मुझे इतनी मेरे दिल को लग गई कि मैंने वहाँ से कुश्ती छोड़ दी। तब मैं अनफॉर्चुनेटली कुश्ती छोड़ने के बाद मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल था, वो भी बहुत सारे गेम्स, अलग अलग से गेम्स में डिवाइड हुए थे। तब मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो आप बोले आप क्रिकेट में आ जाओ, तो मैं क्रिकेट खेलने लगा अहमदनगर में। तो क्रिकेट में भी बाबा के दया से आप मेरे सब पूरे फ्रेंड्स के थ्रू मैं नेशनल लेवल तक गया हूँ, वो भी। अरे वाह। तो इसमें आपके परिवार का क्या योगदान रहा है? सही, इसमें परिवार का मेरा बहुत सारा योगदान है, क्योंकि जब से मैं फर्स्ट में था तब से मैं बाहर एजुकेशन लिया हूँ। और जब एक माँ बाप को छोड़ के एक बेटा बाहर जाता है, तो निश्चित ही मेरे माँ बाप को बहुत मन में ऑब्वियसली उनके मन में दुख आया होगा। लेकिन जब मैं बाहर पढ़ा, इसलिए मैं एजुकेशन एमटॉक तक पढ़ सका। मेरी दादी थी, मेरे दादा थे, मेरे दादा भी डिप्टी कलेक्टर थे, वो भी वेल एजुकेटेड थे। उनके माध्यम से, मेरे दादी के माध्यम से मैंने मेरा एजुकेशन पूरा किया और एक अच्छा नाम
शिरडी अहमदनगर के परिसर में गेम के माध्यम से एंड एजुकेशन के माध्यम से मैंने किया। मामा, आप शिरडी के उपनगर अध्यक्ष थे, तब आपने बहुत सारी योजनाओं का अनुकरण किया, तो इस बारे में हमें बताएं। जब मैं शिरडी का वाइस मेयर था, उपनगर अध्यक्ष था, तब आई थिंक हम बड़े संकट से जा रहे थे, क्योंकि हमें गॉड फादर ऐसा कोई नहीं था। हम अपने बलबूते पे उपनगर अध्यक्ष हुए थे, हमारा एक पूरा यूनिट था। तब जो कचरा है, वो कचरे की एक समस्या शिरडी में भेटसा रही थी। यानी बहुत परेशान थे कि ये जो डंपिंग कचरा है, वो डंपिंग कहाँ किया जाए या इनका सॉर्टिंग कहाँ किया जाए। लेकिन शिरडी के पूरे जो नागरिक हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ये सपोर्ट करते करते मैंने भी एक बाबा के दया से इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने जो गौर गरीब जनता है, जो रूरल एरिया में जो हमारे लोग रहते हैं, उनके लिए सुविधा देने का मैंने बाय हार्ट प्रामाणिक प्रयत्न किया। उसमें अभी जो इनवर्ड जो शिरडी नगर पालिका में इनवर्ड था, इनवर्ड एंड आउटवर्ड का जो ये था, वो ऑफिस तत्कालीन मुख्याधिकारी सीओ साहब थे धैर्यशील जाधव, उनके माध्यम से हमने चालू किया। इस कोरोना के काल में और इससे पहले भी आपने बहुत से लोगों की मदद की है, जैसे विकलांग, वृद्ध या फिर गरीब, जिनके पास पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं है, अपने राशन के लिए भी पैसा नहीं होता, तो आपने कोरोना में भी और इससे पहले भी उनकी मदद की है। तो मुझे ये जानना था कि आपको ये प्रेरणा के माध्यम पर मिले है या फिर आपके मन में ये इच्छा जागृत हुई? कैसा है, शिरडी का एक बहुत बड़ा इतिहास है, और शिरडी के ये पावन भूमि में बाबा का कन कन, बाबा का निवास है ही, उसमें कोई नकार भी नहीं सकता। लेकिन ये शिरडी को राइट ट्रैक लाने के लिए बहुत सारों ने अपना संघर्षमय योगदान दिया हुआ है। उसमें हमारे दादा बाजीराव पाटिल कोते होंगे, देन हरिभाऊ पाटिल शेळके होंगे, राव साहेब पाटिल गोनकर होंगे, मेरे पिताजी मुकुंदराव बाजीराव कोते होंगे। ये ऐसे अनेक मान्यवर है कि इनके माध्यम से शिरडी को एक राइट ट्रैक पे लाने में मदद हो गई। फिर उसके बाद जो अगला ये है, जो नेक्स्ट पीढ़ी है, वो नेक्स्ट पीढ़ी के माध्यम से, यानी उसमें कैलाश बापू कोते होंगे, अभयजी शेळके पाटिल होंगे, कमलाकर कोते होंगे, डॉक्टर एकनाथ गोनकर होंगे, शिवाजी जो अभी नगराध्यक्ष हुए शिवाजी गोनकर होंगे। इन्होंने भी ये शिरडी को एक राइट ट्रैक पे लाने के लिए बहुत सारा योगदान दिया है, और संघर्षमय योगदान है। और इन्हें सभी नेताओं के काम देख के, उनका कार्य देख के मैं शिरडी में एक अच्छा कार्य करना चाहता हूँ। क्योंकि शिरडी में जो एक एक मत देके हम जैसों को चुनाव जीतने वाली जनता है, उनका हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, हमारे कर्तव्य है, वो कर्तव्यों में को मद्देनजर रखते हुए या सामने रखते हुए हमने वो काम करना चाहिए। मैंने कोरोना का काल में हमारा जो यूनिटी है, हमारे फ्रेंड सर्कल का, इसमें समर्थ प्रतिष्ठान के हमारे सभी जो मेंबर्स हैं, या हमारे लक्ष्मी नगर के साई विश्व विवाह मंच के जितने भी मेंबर्स हैं, या हमारे पार्थ पवार फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हमने बहुत सारे गौर गरीब जनताओं को कोरोना के माध्यम से एक अच्छा जो जीवन उपयोगी वस्तु रहते हैं, उसमें किराना हो गया, उसमें खाने की कुछ चीज़ें हो गई, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जो वृद्ध है उनको मेडिसिन का अलाउ किया है। मेरा एक खुद का संस्था है, साई सेवा अपंग कल्याणकारी संस्था, वो माध्यम से मैंने बहुत सारे विकलांग लोगों को व्हील चेयर्स दिए हैं या बहुत सारे माध्यम दिए हैं। तो ये सब बाबा करवा लेते हैं, हम तो कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें बाबा करवा देते हैं। क्योंकि बाबा ने हमको एक स्थान ये शिरडी में दिया है, वही बहुत बड़ी बात है। हम सब शिरडी में है, शिरडी की हवा में सांस ले रहे, वो अपने लिए बहुत बड़ी बात रहती है, ऐसे मैं मानता हूँ। मतलब ये सच में आपको प्रेरणा के माध्यम पर मिली है। तो मामा, आप बायजमा इनके वंशज है, जिन्हें बाबा अपनी माँ मानते थे और कहते भी थे, तो आपके पास बाबा के समय की बहुत सी अमूल्य चीज़ें होंगी। तो
इसी तरह कुछ लोगों के पास भी ऐसी अमूल्य चीज़ें हैं और वह लोग इसे आशीर्वाद न मानकर इससे व्यापार करते हैं। तो आप इसके बारे में साईं भक्तों को कैसे सूचित करना चाहेंगे? अभी आपने जो क्वेश्चन किया है वो बहुत ही नाजुक क्वेश्चन है। वो तो एक भावनाओं का क्वेश्चन है, ऐसे मैं मानता हूँ। बाबा जब अपने जीवन काल शिरडी में व्यतीत किया तब बहुत सारे भक्त थे कि बाबा के नज़दीक थे, और उसमें सबसे नज़दीक बाईजाबाई कोते, तात्या पाटिल कोते, मालसापति जी, श्यामा कुलकर्णी, देन लक्ष्मीबाई शिंदे, ऐसे बहुत सारे भक्त थे कि वो बाबा के नज़दीक थे। और बाबा ने भी उनको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ढेर सारे ब्लेसिंग दिए। इसके वजह से ये पूरे परिवार आज भी शिरडी में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और बाबा के माध्यम से जो भी चीज़ें हम वंशजों के पास आई होंगी वो चीज़ों का हमने सही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। हमारे घर में भी बाबा ने दिया हुआ बटुआ है, हमारे जो चाचा है उनके पास भी वो बटुआ है, उसमें कुछ कॉइन्स है। हमने वो पूजा घर में रखे हुए हैं, और उनका रोज़ हमारे पिताजी नित्य नियम से, हमारे सब बच्चे वगैरह सब घर की महिलाएं डेली उनका दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बस इसी माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी साईं भक्तों के भावना से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ आने वाला साईं भक्त, इसमें हमने बाबा को देखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। किसी को फंसाना, किसी को चीट करना, ये शिरडी वालों के लिए अच्छी बात नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना के काल में जो पीरियड गया, वो 9-10 महीने का जो पीरियड गया, उसमें बाबा ने किसी को कुछ तकलीफ नहीं दी। ये हम गर्व से कह सकते हैं, बाबा ने सबको संभाला, ऐसे हम मानते हैं। तो आप इसमें साईं भक्तों को सूचित कैसे करेंगे कि आप ये करिए, ऐसे सूचित कैसे करेंगे आप? पहले तो जिनके पास ऐसे वंशज है, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी साईं भक्त बड़े एजुकेशन रहते हैं, क्योंकि बाबा के तरफ एक क्लास आता है जो भक्तों का, वो वेल एजुकेटेड डिवोटीज रहते हैं। और साईं बाबा के माध्यम से, यानी बाबा के साईं चरित्र के माध्यम से जो सही चीज़ें हैं वो भक्तों को मालूम होती है। तब बस हमने एक लिमिटेशन करना चाहिए अपने माध्यम से, कि हमने ऐसा कोई भी गलत कदम उठाना नहीं चाहिए कि जिसके माध्यम से किसी भक्तों को अनादर हो या भक्तों के फसवणूक हो। तर मामा, सध्या आपल्या शिर्डी साईबाबा संस्थान येथे अजून ट्रस्ट बॉडी आलेली नाही, तर ह्या संडे टॉक्सच्या माध्यमातून मी खूप साऱ्या सर्वांचेच मनोभावना, मनोगत हे जाणून घेतलेले आहेत। तर मला असं जाणवलेलं की ह्यांच्या मनात तुमचे नाव आहे, तुमच्या प्रती एक सन्मान आहे। तर तुम्हाला ह्याच्या बाबतीत तुम्हाला काय वाटतं? खऱ्या अर्थानं साईबाबांचं विश्वस्त पद घेण्यासाठी आज सगळेजण आतुरलेले आहेत, त्यापैकी मी पण आहे, कारण तो बाबांचा मोठा आशीर्वाद आहे। कारण आज आपण शिर्डीचा इतिहास पाहिला तर नगरसेवक, नगराध्यक्ष आणि विश्वस्त याच्या पलीकडे आपण काही होऊ शकत नाही, ही खरी गोष्ट आहे। आणि ते आपणच खरंच ती भीती आपण मनात बाळगलेली आहे। मी आज राजकीय जीवन चालू करत असताना मी साधारणपणे 19 वर्षापासून मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं काम करतो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यासाठी चॉईस केला कारण ही आपली महाराष्ट्र ही पुरोगामी विचारांवर चालणारा प्रदेश आहे, राज्य आहे। पुरोगामी राज्य म्हणजे त्याच्यात शाहू फुले आंबेडकरांचे विचार आले, त्यांना धरून एकसंघ चालणार हा महाराष्ट्र आहे। महाराष्ट्राने सगळ्यांना सामावून घेतलेला आहे। मग त्या सर्व जाती पंथाचे लोक आपण पाहतो। मग आदरणीय शरद पवार साहेबांचे कामं असतील, आदरणीय अजितदादा पवार साहेब, आदरणीय सुप्रियाताई सुळे यांच्या कामावर प्रेरित होऊन मी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला। आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत असताना साधारणपणे आज 21 वर्ष आहे मी या पक्षामध्ये प्रामाणिकपणे काम करतोय। आणि या पक्षाच्याच माध्यमातून बाबांच्या कृपेनं मला विश्वस्त पद मिळालं, तर निश्चितच मी त्याचा उपयोग हा साई भक्तांसाठी, शिर्डीकरांसाठी, पंचक्रोशीतील सर्व लोकांसाठी करेल, असं मला सांगायला निश्चित अभिमान वाटेल। आणि तो एक साईबाबांचा आशीर्वाद मी मानेल, की कारण साईबाबांच्या इच्छेशिवाय हे काही गोष्टी घडत नाही। आणि आपण निस्सीम साईबाबांचे भक्त आहोत, आणि साई भक्तांना या विश्वस्त पदाचा कसा लाभ होईल याचा मी विचार करेन। अगदीच। तर आता तुम्ही एक पॉलिटिशियन आहात, तर राजकारण करताना किंवा एक समाजकार्य करताना नकळत आपल्यामुळे काही
चं मन म्हणजे त्यांचं आपल्याकडून त्यांना हर्ट होतं. तर तुम्ही आजपर्यंत इतके समाजकार्य केलेले आहे, तर ते जे हर्ट झालेले जे लोक आहे त्यांना तुम्ही काय सांगू इच्छित आहात? खऱ्या अर्थानं मला एक गोष्ट या निमित्तानं तुला सांगावीशी वाटेल, कारण आता हा आपला टॉक शो म्हणजे तू एकदम छोटीशी, पण तू एवढी प्रगल्भ विचाराने तू आज मला प्रश्न विचारते. खरंच तुझ्यासारख्या मुलांचे विचार इतर पण मुलांनी घेतले पाहिजे असं मला वाटतं. खऱ्या अर्थानं राजकारण करत असताना निश्चितच कोणीतरी दुखावत असतं, अनेक दुखावतात, आणि त्यापैकी निवडक लोक असतात ते आनंदी असतात. माझ्या बाबतीत ते झालं. परंतु मी साईबाबांना स्मरून सांगतो की मी माझ्या आयुष्यामध्ये कधीच कोणताही द्वेष कोणाविषयी ठेवला नाही. मी जवळपास 10 वर्ष शिर्डी नगरपालिकेत नगरसेवकाच्या माध्यमातून काम करत होतो. अनेकांनी मला सहकार्य केलं, त्याच्या माध्यमातून मी चांगलंच काम केलं, कारण माझ्या वडिलांची शिकवणूक होती. कारण ज्यावेळेस मी उपनगराध्यक्ष झालो त्यावेळेस माझ्या वडिलांनी बोलून मला शेजारी बसवलं आणि फक्त एकच गोष्ट सांगितली की बाबा, ही उपनगराध्यक्ष पदाची खुर्ची आहे आणि त्या खुर्चीची हवा तुझ्या डोक्यात जाऊन देऊ नको. मग ती खुणगाठ मी खूप बांधली. वडिलांनी अजून एक सांगितलं की मी आयुष्यभर रिलेशन्स मेंटेन केले, संबंध जपले, त्याचप्रमाणे तू देखील असंच संबंध जप, जेणेकरून शिर्डीचं भवितव्याचा विचार तुझ्या हातून झाला पाहिजे. मग मी त्याच मार्गातून माझा राजकीय प्रवास चालू केला, उपनगराध्यक्ष झालो. कुणी दुखवले असते तर निश्चितच मी तुमच्या टॉक शोच्या माध्यमातून त्यांची दिलगिरी व्यक्त करीन. परंतु मी जाणीवपूर्वक बाबांना स्मरून सांगतो, कधीच कोणाच्याही बाबतीत मी द्वेष मानला नाही. अनेकांनी माझ्याविषयी विष पेरला असेल. आता निश्चित राजकारणामध्ये असताना विरोधक असतात, विरोधकांकडून वेगवेगळ्या अफवा जातात, हा वेगळाच आहे, हा स्वतःसाठीच काम करतो किंवा हा. परंतु मी खरंच म्हणजे या बाबांच्या भूमीतून साईबाबांच्या खाली बसलेलो आहे. मी असं कधीच माझ्या राजकीय पदाचा मी स्वतः कधीच फायदा घेतला नाही. परंतु काम करत असताना मी नेहमी तळागाळाच्या लोकांचा विचार केला. म्हणूनच आज खऱ्या अर्थानं मी मागच्या निवडणुकीमध्ये जरी पडलो तरी अनेक लोकांना त्याचं दुःख झालं. मी लोकांना भेटायला गेलो, अनेक महिला माझ्या भगिनी असतील त्या रडल्या, त्यातच मी जिंकलो असं मला वाटतं. आणि आज मी कोणत्या सत्तेत नाही, आणि सत्तेत नसताना आज तुम्ही माझा टॉक शो घेत आहेत. आज मला शिर्डीची जनता वेगळ्या पद्धतीने मानती आहे, तेच माझ्यासाठी खूप झालं. मग हेच माझ्यासाठी खऱ्या अर्थानं कामाची पावती आहे असं मी मानतो. अगदीच. तर मला खूप चांगलं वाटलं तुमच्यासोबत चिटचॅट करून. तर तुमच्या माध्यमातून मला खूप काही समजलं. पण माझी एक इच्छा पूर्ण कराल का तुम्ही? मी ऐकलेलं आहे की तुम्ही खूप छान गातात, तर तुम्ही एक छोटंसं एक सॉन्ग बोलू शकतात का? आता कसं आहे माहिती आहे का, आता हा टॉक शो आहे आणि या टॉक शोच्या माध्यमातून आता तू मला एवढं मोठं धर्मसंकटात टाकलं आहे. मला गाण्याची आवड आहे, मला वाचनाची आवड आहे. मग आता कोणतं गाणं म्हणू, हिंदी म्हणू की तुमच्या मनातून बोला. बाबांचं म्हणू, कोणतं म्हणू, काय म्हणू? बाबांचं म्हणा. पायी शिर्डीला येतो साईनाथा, पायी शिर्डीला येतो साईनाथा, तुम्ही दर्शन द्यावे आता, तुम्ही दर्शन द्यावे आता. तुमच्या नादान मी पाहिली तुमची शिर्डी, तुमच्या नादान मी पाहिली तुमची शिर्डी. ओ पायी शिर्डीला येतो साईनाथा, तुम्ही दर्शन द्यावे आता. खूपच छान. मला खूप आवडलं तुम्ही माझ्या इच्छेसाठी गायलात. तर तुम्ही मला एक ऑटोग्राफ आणि माझ्याबद्दल तुम्हाला काय वाटलं ते लिहाल का? आता खरंच ऑटोग्राफ देण्यासाठी मी खूप छोटा आहे, म्हणजे मी खरंच सांगतो, तरी तुझ्या इच्छेखातर मी ऑटोग्राफ देतो. परंतु आज खऱ्या अर्थानं माझं या टॉक शोच्या माध्यमातून सगळ्या युवकांना हेच म्हणणं आहे की प्रत्येकाने तुझ्या टॉक शोच्या माध्यमातून तू त्यांची इंटरव्ह्यू घ्यावा, असं त्यांनी सगळ्यांनी कार्य करावं. तू त्यांचे इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी त्यांनी सक्षम बनावं, कारण आज शिर्डी एक वेगळ्या ट्रॅकवर आहे. मग सगळ्या युवकांनी
हाच विचार केला पाहिजे की निर्व्यसनी कसं राहिलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे शिर्डीच्या येणाऱ्या भक्तांचा विचार कसा केला पाहिजे. आपले व्यवसाय आपण कसे सुधारले पाहिजे. आपले आई वडील असतील, आपले घरातले वरिष्ठ लोक असतील, त्यांचा आपण मान सन्मान कसा जपला पाहिजे. या बाबतीत आपण सगळ्यांनी मनाची खुणगाड बांधली पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या नवीन वर्षापासून सर्वांनी थुंकीमुक्त शिर्डी म्हणून संकल्प केला पाहिजे. कारण या कणाकणामध्ये बाबा या ठिकाणी बसलेले आहेत. बाबांचं वास्तव्य या शिर्डीमध्ये आहे. अनेक लोक या इथली माती कपाळाला लावतात, अनेक लोक माती खातात, अशी परिस्थिती आहे. असं असताना आपण एवढ्या अमूल्य आणि पवित्र जागेमध्ये थुंकणं अतिशय चुकीचं आहे. म्हणून सगळ्या युवकांना माझं या टॉक शोच्या माध्यमातून आवाहन आहे की आपण आता थुंकीमुक्त शिर्डीच्या दिशेनं चाललं पाहिजे. अगदीच. पण मी तुम्हाला एक सांगू इच्छित आहे की माझ्यासाठी तुम्ही छोटे नाही आहेत. कारण माझ्याकडं म्हणजे तुमच्याकडून तुमच्या आता बोलणं वगैरे ह्या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून मला तुमच्याकडून खूप काही शिकण्यासाठी मिळलं. म्हणून तुम्ही अगदीच छोटे नाहीत. थँक्यू व्हेरी मच. तर पुढच्या संडेला असंच आपण मिळूया एका अंकलला. तोपर्यंत बाय अँड ओम साईराम.